बताओ कहां तक पढ़ा है? मुझे एक बार बता दो तुमने क्या लिखा? कारणी उपाय है। कारण क्या है? चल लिखा है कुछ नहीं, तो मेरे तो नोट्स ले ले करो। क्या समझ में? नोट्स ले ले करो, मैं तोड़ गया। लिखवाने वाले में कुछ है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से कुछ आने वाला नहीं। मैं तो समझ विकसित करने हैं। क्या समझ जो तुम्हें लग रहा है कि खास खास चीजें लिख लेनी चाहिए, ठीक तो भी लिख ले। तो सुन लो ध्यान से, ठीक है ना? आ जाओ तो कल सुन लो मोहतरमा, इधर मोहतरमा, हमने कल क्या क्या समझ लिया? कल हमने समझ लिया उत्पादन किसे कहते हैं, समझ लिया? उसका समझा इसका इंपॉर्टेंस कितना, उत्पादन है क्या चीज, प्रोडक्शन किसे कहते हैं, जाना तुमने कल? प्रोडक्शन किसे कहते हैं? उत्पादन। ठीक, क्या उत्पादन? क्या उत्पादन? उत्पाद मानव परिवर्तित करती है, ऐसी प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। अच्छा, उत्पादन के बाद हमने बताया था उत्पादन के लिए कितनी चीजें जरूरत होगी, कौन कौन से कारक? हाँ, अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगा? अच्छा, चारों चारों एक छत के नीचे इकट्ठा होंगे तो किसका निर्माण, किसका उत्पादन होगा? प्रोडक्शन होगा। है समझ में? तो सभी तब जाके जब चारों छत के नीचे इकट्ठा होंगे तब जाकर उत्पादन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो तब जाकर उत्पादन होगा। और उत्पादन के कारण आज चाइना कहाँ पहुंच चुका, और उत्पादन के कारण ही मैंने तुम कल बहुत अच्छे उदाहरण दिए थे। आज समझ में? ठीक, उत्पादन के लिए कभी मैंने कहा किसी जमाने में 1970 71 70 के दशक के आसपास चाइना का जीडीपी और भारत का जीडीपी बराबर था। कल हमने जीडीपी बहुत अच्छी तरह समझा कि जीडीपी क्या चीज है। आज समझ में? लेकिन जीडीपी पूरा नहीं समझा, लेकिन जीडीपी सरसरी योजना देख लिया आपने कि जीडीपी कोई अलग चीज नहीं है। आज समझ कि उसे अलग तरीके से डिफाइन किया जाना चाहिए कि वो अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है जीडीपी। देश के अंदर जितने रुपए का उत्पादन होगा, देश के अंदर जितने रुपए का उत्पादन होगा उतने रुपए का आय का सृजन होगा। उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के की पहलू, कोई अलग चीज नहीं है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब किस? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी हमेशा ज्यादा होगा। जीडीपी मार्केट प्राइस ना हमेशा ज्यादा होगा, वो तुम्हें जाना भी और तुम जानते हो भी। एक मार्कर का उदाहरण देगा मैं तुम लगभग इकोनॉमिक्स में, इस मार्कर का उदाहरण देगा तुम्हें सब कुछ समझा दूं। आज समझ लो, ये तो समझाया था मैंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी? जीडीपी के आधार पर। जीडीपी के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी? अमेरिका। अगर किसी देश की पता करना हो ना कि दुनिया में सबसे पावरफुल देश कौन सा, तो आजकल जीडीपी के आधार पर लगाया। जो इकोनॉमिक फ्रंट पर लीड नहीं करता ना, वो कहीं नहीं लीड करता। आज समझ में? अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति देखनी हो ना, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी, तो समझ जाओ उस देश का जीडीपी देख लो। अगर तुमने किसी देश का जीडीपी देख लिया ना, तो समझ जाओ उस देश का तुमने उत्पादन देख लिया, और उत्पादन देख लिया इसका मतलब तुमने उसकी आय देख ली, और जिसकी तुमने आय देख ली ना, इसका मतलब सब कुछ अंदाजा लगा दिया। और गाँव में भी कहते हैं लड़का कितना कमाता है, आज उसका जीडीपी कितना। बात एक ही है, कोई घुमा फिरा कह रहा है, वीडियो में कहता कोई भी। जब किसी का रिश्ता करने जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं लड़के का जीडीपी कितना। इकोनॉमिक्स का छात्र होगा ना, कोई ऑप्शन ले रखा होगा तो ये बात करेगा लड़के का जीडीपी कितना, फिर उसके पास जीडीपी नहीं है, उसके पास तो राजस्व घाटा चल रहा है। ऐसा नहीं तो बात करेगा ना इस तरह। तो इस तरह की जो शब्दावली में है वही चीज बिल्कुल भी, कोई ऐसा बता रहा, कोई ऐसा बता रहा। ठीक, बस उसको टेक्निकल तरीके से लिखा हुआ, टेक्निकल वर्ड समझ रहे तुम कौन से। ऐसा समझ, तो जो जीडीपी हो कोई अलग चीज नहीं है। तो लड़के का जीडीपी कितना मतलब लड़के की आय कितनी, और लड़के की आय कितनी मतलब लड़का कितना उपभोग करता और कितना सेविंग करता। आजकल बचत की बहुत बड़ी चीज हो, जो बचाता नहीं ना वो कुछ नहीं कर सकता। अब तो आज तुम बचत के बारे में समझोगे कि बचत कितनी बड़ी चीज हो। तो हमने कल यहाँ तक समझा कि जो अमेरिका था ना प्रोडक्शन के मामले में, अमेरिका का जो उसका जीडीपी देखो कितना जबरदस्त मात्रा में आगे बढ़ता चला गया। अमेरिका का जीडीपी कितना था? $22 ट्रिलियन का। आया समझ में? उसके बाद हमने जाना कि जो चाइना का जीडीपी देखो, चाइना का जीडीपी कितना हो रहा है? $14 ट्रिलियन का। सोच सकते हो? उसके बाद अब समझ में, जब इंडिया का समझ में आवा ना तो फिर समझ में सारे के सारे आंकड़े समझ में आने स्टार्ट हो जाए। इंडिया कितना? $2.9 ट्रिलियन का। सोच सकते हो? और सपना देखा भारत ने कब तक? 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, ये हमारा सपना ड्रीम है भारत का। क्या है? ड्रीम है। ये तो सपने हैं, भारत को सोने नहीं देते। ये सपने देखो, ये सपने जो भारत को सोने नहीं देते। भारत को अपना जीडीपी यहाँ ले गया,
जाना। अगर मुझे अपनी इनकम बढ़ानी, मुझे देख लो, जिन्हें मुझे देखना है ना उन्हें भारत को समझ लिया। आया समझ में? मुझे देखने का मतलब नहीं समझते क्या यार, मुझे देखने मतलब सुन लो, हेलो, अगर मुझे अपना जीडीपी बढ़ाना, तो तुम्हें कैसा लग रहा कि मेरा जीडीपी कैसे बढ़ना चाहिए? तो मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, उसके लिए मेरा जीडीपी मतलब मेरी आय बढ़नी चाहिए। तो मेरी आय कैसे बढ़ेगी? क्या तो मेरे पास बच्चे बढ़ जाए? क्या बस देश के साथ भी तो सही है, देश के साथ भी ऐसे ही कुछ ऐसे समझ कुछ, या फिर ऐसा हो जा जो मेरे पास यहाँ तो ब्याज जा रहा, सरकार मेरे टैक्स रेट वो कम कर दे, तब भी तो मेरी आय बढ़ सकती है। ऐसा समझ, जो ब्याज था वो ब्याज दिया जा रहा था, वो ब्याज अगर कम हो जा, ऐसा समझ में एक बात है, वो ब्याज अगर क्या होगा, कम हो, समझ एक बात है, तो तब भी तो मेरी आय में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ऐसा समझ। तो जीडीपी मैंने क्या कहा तुम्हें, मैंने कहा जो जीडीपी है ना वो बहुत सारी चीजें तो मेरे को बढ़ना, उत्पादन, आय और व्यय तीनों अलग चीज नहीं है, तीनों एक ही चीज है। आज समझ लो, कल मैंने तुम्हें बताया था, एक तो होगा मकान मालिक, जिसे भूमि बोल लेंगे, भूमि होगी। उसके बाद क्या बताया था मैंने, श्रमिक होगी। उसके बाद तो जो इन तीनों को इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा होती है? जिस दिन चारों छत के नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, उस दिन उत्पादन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, प्रोडक्शन उत्पादन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और उत्पादन ना एक बहुत बड़ी चीज है। उत्पादन के कारण देखो चाइना कहां पहुंच चुका और अमेरिका कहां पहुंच चुका। और आईएमएफ का रिपोर्ट क्या कहता है? ये कहता वर्ष 2032 तक ना अमेरिका को पछाड़ चुके होंगे, अमेरिका को पछाड़ चुके होंगे चाइना जी, चाइना वाले इतना फास्ट हो गए। किसके कारण? प्रोडक्शन। अब सवाल ये हो कि भाई भारत में उत्पादन क्यों नहीं हुआ? ऐसा उद्यमी मानसिकता का होगा, एक कारक नहीं है, बहुत सारे कारक है। और ये कारक ही यही कारण है, बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि भारत के अंदर उत्पादन नहीं हुआ है। आज समझो, भारत के अंदर एक तो रूढ़िवादिता बहुत है, भाई उद्यमी मानसिकता का अभाव है। यहाँ ना लोग सिर्फ अपनी सार्वजनिक हित में काम नहीं करते, देश हित में काम नहीं करते, उनके अंदर देशभक्ति है, ठीक है, खोखलेपन वाली देशभक्ति उनके अंदर। आज समझ लो, ठीक। अभी उदाहरण दूंगा ना तुम उत्पादन के मामले में, जैसे समझाऊंगा तुम कि जापान के बारे में, कि वहां के लोग कितने रिस्पॉन्सिबल है अपने देश के प्रति। बहुत छोटा सा देश है जापान, और बहुत बुरी हालत थी उसकी, वो भी चाइना उसके अंग्रेजों के उपनिवेश में रहा हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, दोनों में भाग लिया उसने। वही यही बात है, हमने तो कभी विश्व युद्ध में भाग भी नहीं लिया, और देख लो पूरा अकेला छोटा सा देश था, और आज देखो कहां पहुंच चुका प्रोडक्शन के कारण, उत्पादन के कारण। स्वयं कभी उत्पादन नहीं रुकता। जो जापान के लोग हैं ना, इतने अपने देश के प्रति इतने रिस्पॉन्सिबल है, एक बार ना अगर वहां के लोगों को अगर हड़ताल करनी हो तो कभी कंपनी बंद नहीं कर सकते हैं। वहां के लोगों को हड़ताल करनी हो ना, कंपनी बंद नहीं करने के पता क्या करते हैं, हड़ताल करने का तरीका ही अलग। अगर हमारे यहाँ हड़ताल करनी हो, कंपनी बंद कर देंगे, मजदूर बाहर आ जाएंगे, तो कंपनी तो बंद कर दोगे तुम, मजदूर बाहर आ जाएंगे सड़क पर और आंदोलन कर देंगे, रोड रोक देंगे। वहां इस तरह नहीं करते हैं। मैं पता क्या, अगर तुम हड़ताल करनी हो, यहाँ तो तुम हड़ताल करते हो, यहाँ तुम हड़ताल करते हो, रोड कंपनी बंद कर देते हो, तो प्रोडक्शन रुक जाएगा और उत्पादन रुक जाएगा, तो देश की आय का फर्क पड़ेगा, देश की जीडीपी पर फर्क पड़ेगा, सरकार को नुकसान होगा, सरकार की इनकम कम होगी, इसका मतलब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। वहां पता क्या हो, वहां इस तरह, वहां का हिसाब ये अलग है। वहां का हिसाब कैसा, वहां एक कंपनी बाटा की, कौन सी? बाटा की कंपनी, वहां से बाटा की कंपनी का पता क्या हिसाब था? वहां बाटा की कंपनी का हिसाब था, वहां की एक बार मजदूरों ने हड़ताल करी ना, बहुत फेमस एग्जाम्पल बताया, कई क्लास में दे चुका है इस तरह का एग्जाम्पल। मैंने कहा एक साल बना बस उन्होंने, एक साल तक जब उन्होंने हड़ताल करी थी, एक साल तक सिर्फ एक पैर का जूता बनाया, एक साल तक सिर्फ एक पैर का जूता बनाया। आया समझ में? जैसे मजदूरों की समस्या सोल्व कर दी ना, तो फिर कंपनी दूसरे पैर का जूता बनाया। उत्पादन पर क्या फर्क पड़ा है? जीरो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उत्पादन पर, देश का जीडीपी इतना ही रहा। इसे कहते हैं देश के प्रति जिम्मेदारी रखना। ऐसी मानसिकता कभी इन लोगों के अंदर हो जाती, जिस दिन होगी ना उस दिन हम जापान से ऊपर पहुंच जाएंगे, हो सकते है समझ में? तो पता लग गया तुम कि कितनी बड़ी चीज है, कि जीडीपी कितनी बड़ी चीज हो और उत्पादन कितनी बड़ी चीज हो। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ रहा? अब मुझे एक बात और बता दो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से, देखते हैं कौन दिमाग लगा कौन नहीं दिमाग लगा। जितने रुपए का देश के अंदर उत्पादन होगा, मैंने कहा पढ़ने का मतलब लिखना नहीं, चुपचाप बैठ कर समझना, मैं तुम्हारे साथ इंटरेस्ट करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, समझ की बात है। उत्तर तो तुम्हारे पास होने का नहीं, लेकिन मुझे इतना अपने आप को पूरा विश्वास, उत्तर तो तुम्हारे मुख से निकलवा लो। आज समझ लो, उत्पादन बराबर क्या हो, आय। जितने उत्पादन हो इतने आय हो,
उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, उसके बाद क्या होगा इनकम। तो जो प्रोडक्शन होगा और जो इनकम होगा हमेशा बराबर होगा। देश के अंदर जब जब जितने रुपए का उत्पादन होगा, जितने रुपए का उत्पादन होगा उतने ही रुपए की आय का सर्जन होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बताओ, समझ में आ रही है बात? अब मेरी बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। मान लो एक साल के अंदर, पहले वाले साल के अंदर देश के अंदर 100 रुपए का उत्पादन हुआ, तो देश का जीडीपी कितना था फिर? 100 रुपए। तो देखो देश की आय कितनी होगी? 100 रुपए उसी साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले साल यानी एक साल, मान लो बस 2021 में, 2021 में ना देश का जो जीडीपी था वो 100 रुपए था। कब था? 2021 में। एक साल में देश ने 100 रुपए कमाए मान लो। उसके बाद अगले साल क्या हुआ? कोरोना चला गया। कोरोना चला गया तो देश के अंदर कंपनियां खुलेगी, जब कंपनियां खुलेगी फैक्ट्रियां खुलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा तो फिर इनकम भी बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो समझ जाओ देश के अंदर इस बार ना 110 रुपए का उत्पादन होगा। तो जितने रुपए का उत्पादन हो इतने रुपए क्या हो? आए। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ ये कब का हाल है? 2022 का। अब बताओ इतनी बात समझ में नहीं है। तो देश के अंदर तो देश का जीडीपी बढ़ गया क्या? कितने से बढ़ा देश का जीडीपी? 10% नहीं बढ़ गया। पहले 100 रुपए था, अब 10% 10 बढ़ गया। तो इसका मतलब 10% की दर से बढ़ा। कितने रुपए का ग्रोथ रेट हुई? कितना ग्रोथ? इसे बोलेंगे ग्रोथ। 10% की ग्रोथ रेट रही। 100 रुपए पर 10 रुपए बढ़ गए, इसका मतलब 10% की ग्रोथ रेट रही। ग्रोथ रेट को हम पता क्या बोलते हैं? आर्थिक समृद्धि बोलते हैं। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि। तो इसका मतलब पहले पिछले साल अगर देश ने 100 रुपए कमाए थे तो इस बार देश की इनकम पता कितनी हुई? 110 रुपए। तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। तो कितने की दर से बढ़ा? आया समझ लो। लेकिन जीडीपी तो बढ़ेगा हमारा, तो जीडीपी तो बढ़ेगा हमारा। देखो आंकड़ों में जीडीपी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जीडीपी बढ़ना तो अच्छी बात। और जीडीपी बढ़ जाएगा ना तो देश की मतलब क्या? देश की क्या बढ़ जाएगी? आय बढ़ जाएगी। क्योंकि जीडीपी तो उत्पादन हो, देश के अंदर जितने रुपए का उत्पादन होगा इतने रुपए का आय का सृजन होगा। तो देश का जीडीपी कितने ग्रोथ कितने रेट से बढ़ा? 10% की दर से बढ़ा हुआ। इसका मतलब 100 रुपए पर 10 रुपए बढ़ गए। 100 रुपए कितने बढ़ गए? इसका मतलब 10% की दर। तो हम कहने लगे कि देश के जीडीपी में एक साल के अंदर कितने रुपए की वृद्धि? कितने परसेंट? 10% की दर से वृद्धि हुई। आया समझ में? अच्छी बात है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे देश के अंदर जो ग्रोथ रेट है ना वो 10% है। इसे तो ग्रोथ रेट बोल लो, इसे तो आर्थिक समृद्धि दर बोल लो। आर्थिक समृद्धि दर, आर्थिक समृद्धि दर, यही तो आर्थिक समृद्धि दर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। आज जो पूरी दुनिया बात कर रही है ना, पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री, पूरी दुनिया सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़ी हुई है, बस ग्रोथ रेट। अगर ये ग्रोथ रेट तुम्हारा ज्यादा होगा ना तो दुनिया के जो निवेशक है ना तुम्हारी मार्केट में आएंगे और तुम्हारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे। देखेंगे भारत का ग्रोथ रेट कैसा है, समझ में? फिर लोगों की नजर होगी तुम्हारे पास। भले तुम्हारा जीडीपी कम हो लेकिन तुम्हारे पता लग रहा है ग्रोथ रेट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही। इसका मतलब आने वाले टाइम को तुम्हारी इकोनॉमी बूम कर सकती है। समझ में? तो ग्रोथ रेट हमारा बढ़ना जरूरी है। हमारे यहाँ का जो ग्रोथ रेट है ना, जो ग्रोथ रेट है हमारे जीडीपी का देश के संदर्भ में जाओ, वो मनमोहन सिंह के समय में 9% तक रहा। यानी किसी जमाने में ना 9% तक की दर रखी। और जो कोरोना में ना माइनस की 24% ग्रोथ रेट थी हमारी। सोच सकते हो? माइनस की 23% की ग्रोथ रेट, 0% भी नहीं है, माइनस की 23%। उसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ था, कहीं का प्रोडक्शन होता। माइनस की 23%। ऐसा समझ में? ठीक, इकोनॉमी ना धरती में चली गई थी। माइनस की 23% की ग्रोथ रेट। यानी मैं उदाहरण दिया छोटा सा और कितनी बड़ी चीजें समझ सको। इसे हम ग्रोथ रेट बोल लो, इसे बोल लो आर्थिक समृद्धि दर। आर्थिक समृद्धि दर। आज पूरी जो दुनिया बात कर रही है ना आर्थिक समृद्धि दर की बात कर रही है। किसी देश के पास तुम जाना चाहते हो ना, किसी देश के अंदर तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जाकर, तो सबसे पहले कोई निवेशक है ना, मुझे अगर नेपाल के अंदर जाना ना तो नेपाल के अंदर बाद में जाऊंगा, सबसे पहले वहां ग्रोथ रेट देखूंगा। जब जाकर अगर ग्रोथ रेट अच्छा होगा ना वहां का, तो जब जाकर मैं अपनी कंपनी लगाऊंगा, नहीं तो मेरी कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो ये अच्छा होना चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर ये ग्रोथ रेट अच्छा होगा ना तो तुम्हारे आर्थिक उद्देश्य पूरा कर देगा। अब आर्थिक उद्देश्य क्या हो, आ जाओ देख लो। ग्रोथ रेट बहुत जरूरी हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम्हारे सारी चीजें पूरे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। अधिकांश उद्देश्य पूरे होंगे। मैंने कहा ग्रोथ रेट जरूरी लेकिन पर्याप्त नहीं है। कभी भी सारे उद्देश्य पूरे नहीं कर सकता। ग्रोथ रेट जरूरी हो लेकिन पर्याप्त नहीं होती है। अभी आर्थिक उद्देश्य, मैं ग्रोथ रेट क्यों जरूरी? क्योंकि ग्रोथ रेट था ना हमारे आर्थिक उद्देश्य पूरे हो। क्या
आर्थिक उद्देश्य। अब ये हमारे आर्थिक उद्देश्य क्या हो, ये तो पता मुझे आर्थिक उद्देश्य क्या हो। हमारे आर्थिक उद्देश्य हो गरीबी, क्या हो, गरीबी हो, एक हो भूखमरी, भूखमरी, एक हो असमानता, असमानता, ये तो हो बेरोजगारी, बेरोजगारी नहीं कहते ज्यादा बैठ जाते हैं, समझ में। गरीबी होगी, भूखमरी होगी, असमानता होगी, तो जितने भी हमारे आर्थिक उद्देश्य है ना उन्हें पूरा करने के लिए बहुत जरूरी हो ग्रोथ रेट। तो बताओ किसी देश का ग्रोथ रेट बढ़ना जरूरी है कि नहीं है, बढ़ना चाहिए। अगर किसी देश का ग्रोथ रेट कमजोर होगा तो क्या क्या बढ़ जाएगी तुरंत, क्या बढ़ जाएगी, ग्रोथ रेट अगर कम होगा तो गरीबी पे असर पड़ेगा, लोग गरीब होते चले जाएंगे, समझ में। और ये क्या है, भूखमरी, भूखमरी आ जाएगी देश के अंदर, असमानता फैल जाएगी, गरीब गरीब हो जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने पता क्या कहा, कार्ल मार्क्स बहुत बढ़िया शास्त्री थे, इन्होंने कहा था कि जो हमारे अमीर वर्ग है ये क्या है, अमीर वर्ग, अमीर वर्ग एक तरफ तो हमारा अमीर वर्ग हो, एक तरफ हमारा गरीब वर्ग हो, ये गरीब वर्ग, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। तो अगर ना दोनों ध्यान रखेगा, अमीर वर्ग देखो कितने ऊपर, गरीब वर्ग देखो कहां थी, दोनों के बीच में देखो कितना गैप, दोनों के बीच में देखो कितना गैप, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग दोनों के बीच में देखो कितना गैप, गैप नहीं है। तो अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, तो अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में गैप है नहीं है। जो पूछा गया है ना, कार्ल मार्क्स तो पूछा गया, कार्ल मार्क्स एक अर्थशास्त्री थे, इन्हें नोट थ्योरी दी कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स तो पूछा गया, बताओ सुन लो, कार्ल मार्क्स से पूछा गया तो बताओ कीजिए ना, तो अगर हम अमीर वर्ग या गरीब वर्ग, और अमीर वर्ग और गरीब वर्ग को ऊपर उठाना हो तो क्या करना होगा। तो कार्ल मार्क्स ने साफ साफ कहा था कि किसी देश का अगर ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा ना, तो ग्रोथ रेट बढ़ने पर जो अमीर है ना ऑटोमेटिक, अगर किसी के देश का ग्रोथ रेट बढ़ना चाहते हो, बढ़ गया, बढ़ता हुआ दिखा दे रहा है, तो समझ जाओ वहां अमीर वर्ग ऑटोमेटिक ऊपर पहुंच जाएगा, गरीब वर्ग के अमीर वर्ग की कैटेगरी में पहुंच जाएगा तुरंत। ये एक तरीका कि गरीब को ना गरीबी से बाहर निकालने का एक तरीका कि उस देश का ग्रोथ रेट बढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा बोलना। लेकिन कार्ल मार्क्स इस बात को सही नहीं ठहरा जा सकता, क्यों, मैंने कहा ग्रोथ रेट जरूरी, ग्रोथ रेट जरूरी लेकिन पर्याप्त नहीं है, समझ में आएगा। ठीक, ग्रोथ रेट क्या करता है, हमारे आर्थिक उद्देश्य पूरे करता, आर्थिक उद्देश्य हमारे क्या हो, गरीबी, भूखमरी, असमानता, ये कौन करता हो, आए समझ में। लेकिन कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, मैंने कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर तुम अमीरों को, गरीबों को अमीर बनाना चाहते हो तो जरूरी होगा ग्रोथ रेट। अगर किसी देश का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है ना, तो समझ जाओ, अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा तो समझ जाओ उस देश के अंदर आर्थिक उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं और गरीब लोगों ना अमीर वर्ग की कैटेगरी में ला जा सकता है। अगर ग्रोथ रेट घट रहा है ना, इसका ये मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा अमीर और गरीब के बीच में ना खाई बंदी चली जाएगी और उनके बीच का गर्त जो खड्डा वो लगातार बढ़ता चला जाएगा और उनके बीच में क्या पता चला जाएगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा और गरीब गरीब होता चला जाएगा, समझ। तो बताओ ग्रोथ रेट कितनी महत्वपूर्ण चीज है, ग्रोथ रेट समझ में आया। तो ग्रोथ रेट का मतलब आर्थिक समृद्धि दर। अब बताओ पहले हमारे देश का जीडीपी कितना था, इस बार कितना, तो बताओ हमारे यहाँ इस बार अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ नहीं हुआ, अतिरिक्त आय का मतलब एक्स्ट्रा इनकम हुई नहीं हमारे यहाँ, कितने रुपए की एक्स्ट्रा, 10 रुपए, 10% नहीं, 10 रुपए की, 20 रुपए में बात करो, 10 रुपए की इनकम ज्यादा हुई नहीं। ये अतिरिक्त आय है ना, या अतिरिक्त आय जो या गरीबों के पास जानी चाहिए, गरीबों को कल्याण की, जो 10 रुपए हमारे फायदा हुआ ना 10 रुपए का पिछले साल की अपेक्षा, इन 10 रुपए को हम इनके लिए खर्च किया जाना चाहिए और इन्हें घूम करके ऊपर ले जाना चाहिए। देश के अंदर अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ नहीं हुआ, कितने रुपए के अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ, 10 रुपए। वे जो 10 रुपए है ना, वे 10 रुपए ना इनके कल्याण के लिए खर्च किए जाने चाहिए, आए समझ लो, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जितनी बातें मैंने बताई ना इतनी ही नोट करो, इतनी ही नोट करो। ग्रोथ रेट पता लगाना तो एक ही चीज महत्वपूर्ण है, तो ग्रोथ रेट, आए समझ लो, और आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक समृद्धि दर पता लगा कैसे कहते हैं, आर्थिक समृद्धि दर, अतिरिक्त आय पता लगा किसे कहते हैं, अतिरिक्त आय। देश के अंदर कितने रुपए के अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ, 10 रुपए के, 10% भी 10 रुपए की आएगा अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ,
फिर लिख लिया सर। बच्चा लोग, ये बच्चा लोग समझ में आया कि ग्रोथ रेट क्या होता है? क्या हमारे, मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे देश के अंदर अतिरिक्त आय का सृजन हुआ? क्या हुआ? 10 रुपए हुआ। तो ये 10 रुपए किसकी जेब में जाना चाहिए था? गरीब लोगों की। लेकिन ये गरीब लोगों की जेब में नहीं गया, ये अमीर लोगों की जेब में गया। कारण क्या? वो भी बताता हूँ। क्या हमारे देश के अंदर उत्पादन बढ़ रहा है? क्या ये उत्पादन बढ़ रहा है? हाँ, क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे देश की समृद्धि दर बढ़ रही। अगर किसी हमारे देश का ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा ना, इसका मतलब, ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो? जीडीपी। इसका क्या मतलब? हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो जब जीडीपी बढ़ जाएगा तो जब ग्रोथ रेट बढ़ेगा, आएगा। अगर ये घट गया तो उसका मतलब आर्थिक समृद्धि दर घट जाएगी। तो इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं, जब किसी देश की आर्थिक समृद्धि दर बढ़ती है, इसका किस बात का प्रतीक है? जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा तो देश की आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी, इसका मतलब देश के अंदर सब काम अच्छा चल रहा है, फैक्ट्री वैक्ट्री सब खुली, उत्पादन जबरदस्त मात्रा में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रोथ रेट बहुत अच्छी चीज हो। ग्रोथ रेट ही बताएगा तुम्हारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी, देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, देश के अंदर उत्पादन हो रहा नहीं हो रहा। देश के अंदर उत्पादन जितने का होगा इतने का ही आय होगी, और जितनी आय होगी इतना ही व्यय होगा। आर्थिक समृद्धि दर, ग्रोथ रेट जरूरी लेकिन पर्याप्त नहीं है। अगर ग्रोथ रेट प्राप्त करना चाहते, अगर तुम अपने आर्थिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हो, आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि दर जरूरी होगी, पर्याप्त नहीं होगी। आर्थिक उद्देश्य होंगी गरीबी, भूखमरी, असमानता है। हमारे यहाँ असमानता है, जो असमानता जिसे बोलते हैं क्षेत्रीय असमानता, वो इतनी अधिक मात्रा में ज्यादा। गोवा का ना प्रति व्यक्ति आय 1,34,000 प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम 1,34,000। अभी नहीं समझ में, अब समझ में आएगा। बिहार का प्रति व्यक्ति आय केवल 45,000। सोच सकते हो कितना गैप है बिहार का, इतना गरीब राज्य बिहार। और गोवा इतना छोटा राज्य होने के बावजूद भी वहां एक व्यक्ति की इनकम एक साल अगर तुलना करी जाए, समझो 1,34,000 पर कैपिटल इनकम। आज समझ लो, और यही भी तुलना करो, गोवा की तुलना करो ना और सिंगापुर, तो वहां उसको 35 लाख गुना इनकम ज्यादा कमाते हैं। 35 लाख गुना इनकम ज्यादा। सोच सकते हो कितना। तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय असमानता ज्यादा। सिंगापुर को छोड़ दो, क्षेत्रीय असमानता। गोवा को ज्यादा पैसा कमा रहा ना, तो बिहार कम पैसा कमा रहा, इसे बोलते हैं क्षेत्रीय असमानता। कारण क्या है? क्योंकि बिहार के अंदर कभी भी फैक्ट्री, ये कंपनियां, उसका औद्योगिकरण नहीं हुआ। औद्योगिकरण नहीं हुआ इसका मतलब उत्पादन नहीं लगा। उत्पादन नहीं हुआ इसका मतलब बिहार का जो लोग है ना, वो ट्रांसफर होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। प्रवास की समस्या पैदा करती, सब चीजें चली जाएगी। प्रवास की समस्या पैदा करती और तरह तरह की भांति प्रकार की समस्या उत्पन्न करता वहां जाकर। क्योंकि उसके यहाँ कभी कंपनी नहीं लग पाई। कंपनी क्यों नहीं लग पाई? क्योंकि मानसिकता उद्यमी वाली कभी रही थी। मानसिकता उद्यमी वाली क्यों नहीं? क्योंकि राजनीति में व्यस्त रहे हमेशा। और राजनीति में क्यों व्यस्त रहे? क्योंकि सब नेताओं का खेल था। आया समझ में? जितना भी 1956 में हमारी औद्योगिक नीति आई, जितनी भी कंपनियां लगी ना, गुजरात की तरफ लगी थी। जितनी कंपनियां लगी थी ना, बंगाल की तरफ लगी थी। बंगाल की तरफ आया समझ। जितनी कंपनियां लगी थी ना सारी, गोवा इतना क्यों चला गया? क्योंकि वहां पर्यटन यात्री घूमने के लिए आते हैं। मैं पिछले साल वहीं गया था घूमने, जब कोरोना चला गया सबसे लास्ट में गोवा का एक टूर मार गया था मेरी। आया समझ में? जबरदस्त नजारा, तुम भी जाना। ठीक। तो जो पर्यटन यात्री आते हैं घूमने के लिए, वे वहां का जीडीपी बढ़ाते हैं। बताए तो प्रति व्यक्ति आए कितने करते लोग वहां? 1,34,000। बिहार का 45,000, 43,000, 45,000 तो भी नीचे। अंदाज लगा सकते हो कितना गैप। इसे बोलते हैं क्षेत्रीय असमानता। यह क्षेत्रीय समानता क्यों हुआ? क्योंकि वहां प्रोडक्शन नहीं हुआ। प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ? और उसकी बहुत पीछे कारण जिम्मेदार है वहां की जो राजनीतिक पार्टियां होगी, वे कंपनी लगने नहीं देती। कुछ वहां के लोग है ना, वे ना कंपनी लगने का विरोध करते हैं, पर्यावरण का नारा देते हैं। क्यों पर्यावरण का नारा? आज तो देखो औद्योगिकरण नहीं हुआ, बिहार का लेबर ना यहाँ काम करता है। अगर बिहार में उनके लिए उत्पादन होता तो ही उनके लिए आय का सर्जन होता, और आय का सर्जन होता उनका जीडीपी बढ़ेगा और उनके आर्थिक उद्देश्य सुधरते हैं। आर्थिक उद्देश्य क्या हो? गरीबी, भूखमरी, असमानता, ये सब खत्म हो जाती। मैं जो समझा रहा हूं ना वो बहुत बड़ी चीज है।
इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद, एक नहीं इतनी सारी, ऐसे समझ लो। तो पता लग गया कि ग्रोथ रेट कितनी जरूरी हो। इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है ग्रोथ रेट का। जब कोई हमारे सामने आर्थिक समृद्धि का नाम लेगा ना, तो चिल्ला कर कहना ग्रोथ रेट का मतलब ही बता बेटे क्या हो। ग्रोथ रेट का मतलब हो अतिरिक्त आय का सर्जन। क्या मतलब हो? अतिरिक्त आय का सर्जन। अतिरिक्त आय का सर्जन का मतलब निर्माण। अतिरिक्त आय का सर्जन, ये ग्रोथ रेट का मतलब हो। ग्रोथ रेट का अतिरिक्त आय का सर्जन। अब बताओ हमारे यहाँ ये अतिरिक्त आय का सर्जन कितना हुआ था? 10 रुपए। ये 10 रुपए किसकी जेब में जाना चाहिए था? गरीब वर्ग की। लेकिन समस्या पता कहाँ हमारे यहाँ ना, तुम क्या सोच रहे हो हमारे देश के अंदर उत्पादन नहीं हो रहा? हमारे देश के अंदर इतना अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है, इतना अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है कि हम सोच नहीं सकते। हमारे यहाँ का ग्रोथ रेट हर साल बढ़ता हुआ दिखाई दे, 4%, 5%, 6%, 7%। अभी कुछ दिन पहले ना जो नीति आयोग उसका रिपोर्ट आया था, उसने कहा कि हमारा ग्रोथ रेट है ना 10% पार करने वाला। खुशी की बात आज तक रही रहा था, आया समझ में, 10% पार करने वाला। मनमोहन सिंह के समय में 2009 में, जब 2008 में पूरी अमेरिका में मंदी आई हुई थी, पूरी दुनिया जब घाटे से जूझ रही थी ना, तब हमारे यहाँ मनमोहन सिंह के 2009 के समय में 9% की ग्रोथ रेट थी। सोच सकते कितनी जबरदस्त मात्रा में उत्पादन होना था, आया समझ। इसलिए मनमोहन सिंह के लोग बढ़ाई करते हैं, यहाँ बढ़ाई कर जाए इकोनॉमी के मामले में, इसे कह दिया क्योंकि उत्पादन को ध्यान दिया था। अब जब इनकी आलोचना करेंगे तो आलोचना करने का नंबर आगा तो तभी नहीं छोड़ने के, आया समझ में। यही यूपीएससी वाला ट्रेंड है, आया समझ में। इस सरकार की क्या प्रॉब्लम है? ये सरकार ना नीति तो बहुत अच्छे बनाती है, इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाती उनकी। अब तुम्हें एक रिपोर्ट बताता हूँ, हमारे यहाँ ना उत्पादन तो जबरदस्त मात्रा में हुआ। मुझे कैसे पता लगा उत्पादन हुआ? मुझे तो ग्रोथ रेट देखता हूँ भारत का। हर साल बजट पेश होगा, हर साल बजट ना बढ़ता ही चला था। पिछले साल बजट इतने का था, इस साल इतने का बजट, इसका मतलब हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। पहले हमारा 34 लाख करोड़ का बजट था, इस बार हमने 39.35 लाख करोड़ का बजट रखा है। और बजट ही तो जीडीपी हो, और जीडीपी बढ़ेगा मतलब उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा मतलब आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी मतलब अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ, अतिरिक्त आय का मतलब सर्जन हुआ मतलब ग्रोथ रेट बढ़ गया, और ग्रोथ रेट बढ़ गया इसका मतलब स्थिति सुधर रही, इसका मतलब स्थिति सुधर रही। हमारे यहाँ समस्या क्या है? हमारे यहाँ उत्पादन की समस्या नहीं है, जबरदस्त मात्रा में उत्पादन हो रहा है, आय का भी सर्जन हो रहा है, अतिरिक्त आय का सर्जन। अगर अतिरिक्त आय का सर्जन होगा जिन तो गरीब वर्ग को फायदा होगा। अगर अतिरिक्त आय का सर्जन नहीं होने का तो फिर गरीब वर्ग को फायदा कैसे हो जाएगा? ये एक्स्ट्रा इनकम ना इसकी जेब में जाएगी गरीब वर्ग, जो एक्स्ट्रा इनकम होगी। सरकार ना अगर 10 रुपए ज्यादा कमाए तो वो कहाँ खर्च करेगी? नहीं खर्च तो करेगी, अमीरों पर खर्च करेगी, किस पर खर्च करेगी? गरीब वर्ग पर खर्च करेगी। सरकार ने जो एक्स्ट्रा इनकम कमाई वो गरीबों की जेब में जाएगी। जब जाकर इनका उत्थान होगा, लेकिन नई योजना लेकर चलाएंगे आत्मनिर्भर भारत, इनके लिए तो अमीरों को थोड़ा ही हो आत्मनिर्भर भारत। बात समझ में आई है? ठीक, तो अतिरिक्त आय जरूरी नहीं, बहुत जरूरी अतिरिक्त आय। तो हमारे यहाँ ना, और अतिरिक्त आय कब बढ़ेगी? जब देश के अंदर क्या बढ़ेगा? उत्पादन। हमारी यहाँ समस्या ना उत्पादन की नहीं है, हमारी समस्या अलग है बेटे। ये जो हमारा समस्या सुन ध्यान लगाकर देखो, जो उत्पादन है ना, उत्पादन हमारा हर साल बढ़ रहा है, हर साल हमारा जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उत्पादन की हमारी समस्या रही नहीं। पता हमारी समस्या किसकी? हमारी समस्या वितरण की। किसकी? वितरण का मतलब पता क्या हो? वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। जो अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ था ना, वो 10 रुपए, वो 10 रुपए ना गरीब वर्ग की, अमीर वर्ग की जेब में चला गया। हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी। आज समझ लो, जो अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ था ना, वो अतिरिक्त आय का सर्जन वो गरीब वर्ग में, अमीर वर्ग की जेब में चला गया, और अमीर हो गया। इसका तो लिए कुछ हुआ ही थी। आज समझ लो, ये अतिरिक्त आय का सर्जन होना चाहिए था। क्या ये अतिरिक्त आय ना अमीर वर्ग की जेब में जाना चाहिए था। जैसे मैं समझा रहा हूँ तो समझ लो, चलो रट लो इसी बात को। आज समझ लो, अतिरिक्त आय कोई है तो वह चीज नहीं है। 10 रुपए की अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ था, इसकी जेब में जाने थे गरीब वर्ग की। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण, करप्शन के कारण हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हमारे देश को खोखला कर रहा है। इसका वितरण न मिलने का, उत्पादन की समस्या नहीं हमारे यहाँ। जो अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ था उसका वितरण सुनिश्चित तरीके से नहीं हुआ। पता रिपोर्ट क्या कहता? रिपोर्ट कहता 72% अतिरिक्त आय, 72% अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ था, 1% लोगों की जेब में चला गया। सोच सकते हो, 72% अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ था, मात्र 1% लोगों की जेब में चला गया। इतना करप्शन हमारे यहाँ मौजूद है। और वे 1% लोग ना अमीर वर्ग की कैटेगरी मांगे और अमीर बनते चले जाएंगे। इनके लिए तो बेचारे कुछ काम हुआ ही नहीं, इसलिए गरीब गरीब रह जाएगा और अमीर अमीर रह जाएगा। क्या हमारे यहाँ अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ? क्या हुआ? अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ, उत्पादन हुआ हमारे यहाँ, हुआ। समस्या कहाँ? समस्या हमारे उत्पादन की नहीं है, समस्या वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन की। उसका जो वितरण है ना हमारे यहाँ, जो आय अतिरिक्त आय, उसका सुनिश्चित तरीके से वितरण नहीं हो रहा है, समझ लो। लेकिन सरकार जितना भी काम कर रही है, सारा
चाहे स्टार्टअप इंडिया लगाना हो, स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाना हो, सरकार ध्यान दे रही है उत्पादन पर। किस पर? उत्पादन पर। आज तक किसी भी सरकार ने वितरण पर ध्यान दिया ही नहीं। आया समझ में? कि जो पैसा तुम जो अतिरिक्त आय हो रहे, अतिरिक्त आय का सर्जन, तुम स्कीम तो चला रहे, स्कीम क्यों चला रहे? क्योंकि तुमने पिछली बार अच्छा पैसा कमाया था, अच्छा 10 रुपए फालतू कमाए थे, उसके लिए तुमने प्रोग्राम चला दिया। वो तो अमीर के पास, गरीब के पास पहुंचा ही नहीं। वो तो जो मतलब तुमने सुना होगा स्किल इंडिया प्रोग्राम चला था, वो तो कंप्यूटर सेंटर वाले के पास ही पैसे रह गए। वहां तो कोई गया नहीं, प्रमाण पत्र लेने गए खाली। स्किल इंडिया प्रोग्राम में खाली प्रमाण पत्र लेने गए। आया समझ में? काम तो हुआ ही नहीं। नंदा गोरा योजना लड़की के लिए पैसे थे, पैसे तो उसके माँ बाप ने निकाले, खाते में तो खर्च कर लिए, उसके लिए तो लगे नहीं, उसके विकास में, उसके विकास में तो लगे नहीं में। तो कहीं तो सुन तो ध्यान लगेगा। अभी तो सारे रात घाट खोल लूंगा मैंने कहा था उत्तर तो मैं तुम्हारे मुद्दे निकलवा लूंगा। आया समझ में? तो जो अतिरिक्त आय का सर्जन होना देश के अंदर, सुन लो, अतिरिक्त आय का सर्जन होना देश के अंदर, वो अतिरिक्त आय का सर्जन वो हो तो रहा। उत्पादन की हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या उत्पादन की है, हमारी समस्या वितरण की। और सरकार इस पर ध्यान दे रही, जितनी भी स्कीम चला गई तो सरकार क्या कहती है, अच्छा तुम कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र हो, जो तुम्हारे यहाँ PIL स्कीम चला दी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसके चला दी, कि उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे। अभी उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहे, उत्पादन के द्वारा जो अतिरिक्त आय का सर्जन हो रहा है उसका फायदा अमीर लोगों को हो रहा है, होना किसे चाहिए? समस्या यहाँ और सरकार की नजर नहीं है इस पर। अब देखो मैं तुम्हारा सोचने का डेवलप कर दूंगा, तुम सरकार को सलाह दोगे और बताओगे हमारी समस्या उत्पादन की नहीं है, उत्पादन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, हर साल हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, हर साल बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे उत्पादन हो रहा है। हमारी समस्या उत्पादन की नहीं हो रही, हमारे यहाँ अतिरिक्त आय का सर्जन भी हो रहा है। हमारी समस्या आज वितरण की है। वितरण के लिए बताओ कौन सी कितनी स्कीम, जितनी भी स्कीम चलाई जा रही है योजना है, सब उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है। तुम एडिटोरियल पढ़ रहे, उत्पादन बढ़ाओ उत्पादन, एक भी बात वितरण की करिए। वितरण की बात तो जब करेंगे जब उन्हें खुद पता होगा। ऐसा समझ पता ही नहीं भारत की इकोनॉमी समस्या कहाँ से, यहाँ समस्या जो अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ ना, तो कैसे लिखेंगे, जो भारत के अंदर अतिरिक्त आय का, भारत की समस्या उत्पादन की नहीं है, भारत की समस्या वितरण की है, लिख दिया ना, खुश हो जाएगा। तो मैंने जबरदस्त नॉलेज है, एक नंबर की, क्योंकि तुम्हें तो एमए इकोनॉमिक्स सुनो, मुझे तो पता सब कहां तक किस तरह लिखना। ऐसे समझ में सर? यस सर। ऐसे समझ में? तो भारत की समस्या उत्पादन की, किसकी? वितरण की। जो अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ था देश के अंदर, वो किसकी जेब में चला गया? क्या भारत के लिए अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ था? हाँ हुआ। क्या भारत पर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है? क्या मसाल बढ़ रहा है? आया समझ में? तो भारत की समस्या ना उत्पादन की नहीं, वितरण की नहीं। सरकार को कहाँ काम करने की जरूरत है? इंटरव्यू बैठने के पीछे तो उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो ना सर, उत्पादन तो बढ़ रहा है, वितरण सुनिश्चित तरीके से नहीं हो रहा है। 72% ना अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ ना, 1% लोगों की जेब में चला गया। फैक्ट डॉक्टर ने जबरदस्त नंबर को, सर क्या पकड़ ऐसी बंदी, ये जो सब सवाल हो और क्या सवाल हो, ऐसा समझ लो। ये तो करना कोई जाएगा। ग्रोथ रेट ऐसे बढ़ता, ग्रोथ रेट इसे बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। आज हमने ग्रोथ रेट समझ लिया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब हकीकत बताऊं क्या, तो जहां बच्चा ना सिलेबस पूरा करता एक तरफ हट जाए, वहां तो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट। क्या कहा? समझ ठीक। तो यूपीएससी का लेवल पता कहां से, या नहीं है, या तो सिलेबस ऐसा समझ लो, ये सिलेबस पूरा करेगी। यूपीएससी का लेवल यहाँ आज समझ। जब मैं बहुत सारे टीचर को देखता हूँ, ऐसा कोई टीचर नहीं जिसने पढ़ा नहीं, ठीक। फिर मैं सोचता हूँ सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, अच्छा फिर मुझे इतना सारा पढ़ना पड़ा। ऐसा यही समस्या 10th 12th 11th पर रही थी पहले। ऐसा समझ में बात, फिर नंबर नहीं आता था बच्चों का, फिर उसको मेहनत करा, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर नौकरी वाले क्षेत्र में आया, फिर नौकरी निकलनी बंद होगी, मैंने सोचा यूपीएससी वाले क्षेत्र में जाते हैं, इसमें ऐसा बोल। तो समस्या ना, समस्या बच्चों के पढ़ने में नहीं है, समस्या टीचर में, समस्या उत्पादन की नहीं है, समस्या ऐसा। तो हमारे लिए क्या तुम्हारे लिए दिमाग की कमी नहीं, दिमाग की कमी नहीं रही, ट्रेंड ही नहीं करा कभी किसी लिखा क्या तुमने, कुछ मिलेगा 4 अक्षर लिखे होंगे तुमने कापी में,
दिखा कुछ? और अभी तुम बैठे बैठे बता दो क्या ग्रोथ रेट हो, कैसे उत्पादन बढ़ा, वृद्धि दर, अतिरिक्त आय का सृजन हुआ था क्या, आर्थिक उद्देश्य क्यों नहीं पूरे हुए, पैसा कहाँ चला गया, किसकी जेब में चला गया, कहाँ जाना चाहिए था, ये तो समस्या ही तो सोल्व करनी। कई लेक्चर भी लगे खड़े हो क्या कहोगे? भारत की समस्या कभी उत्पादन की रही नहीं, वितरण की रही। 72% अतिरिक्त आय का सर्जन हुआ, 1% लोगों की जेब में चला गया। हम नेता बनेंगे ना, नेता बनेंगे, 72% लोगों, 1% लोगों की जेब से निकालकर 72% लोगों की जेब में डाल देंगे। समझ में आया? ससुर इधर जी, बबुआ, तो हम समस्या किसकी सोल्व करनी होगी? वितरण, उत्पादन की समस्या। और सरकार किस पे ध्यान दे रही? अब लिखो, सरकार ध्यान दे रही उत्पादन पर। अब लिखोगे ना, आंसर लिखोगे कि नहीं होगा? अब एक पॉइंट ध्यान डालिए, भारत सरकार को उत्पादन को अपना ध्यान छोड़कर अब वितरण की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। लेओनाइन चिपकाओ, जबरदस्त लाइन, ठीक। या भारत सरकार को उत्पादन की अपेक्षा वितरण की समस्या पर बल देना चाहिए या इसकी वकालत करनी चाहिए। प्रभाषी भाषा बनाओ, क्यों नहीं मिला तुमको? तुम्हें भी विदेश में थोड़ा लिख रहा है, क्योंकि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए बहुत अच्छा मैं लिख सकता हूँ। ऐसा सोचना, लेकिन और तुम भी बहुत अच्छा लिखोगे, लिखोगे बहुत अच्छा लिखोगे। तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, जरूरत से ज्यादा क्षमता है। ऐसा समझो, तुम अधिक से अधिक उत्पादन करोगे अपने दिमाग से। बात समझ में आया? लेकिन वितरण सुनिश्चित तरीके से होना चाहिए। अभी मैं नोट भेज दूंगा, ऐसे बना लेना पूरा का पूरा, ठीक है? यहाँ से देखने की बात जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दूंगा पूरा का पूरा। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? जरा एक बात बताओ मुझे, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे। ये बताओ, हमारे यहाँ ग्रोथ रेट है क्या? ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट का मतलब आर्थिक समृद्धि दर बढ़ रही,